नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है खतरे में राजा की सोनम, कानून के फेर में परिजन। इंदौर के एक नवविवाहित दंपत्ति, जिसमें दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी अभी फीकी नहीं पड़ी है और यही हाल दूल्हे का भी है, और दोनों आंखों में सुनहरे भविष्य के कई सपने संजोकर सुंदर यात्रा का एक अरमान लेकर सुदूर पूर्वोत्तर के एक सुंदर राज्य मेघालय के शिलांग जाते हैं। सब कुछ बहुत बेहतर है, घर वाले उत्साह से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उधर से उत्तर मिल रहे हैं, लेकिन ये कौन लोग थे जिन्होंने राजा की जान ले ली और सोनम का अभी तक पता नहीं। कहीं बांग्लादेश कनेक्शन की बात हो रही है, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, लेकिन अपने ही देश में क्या हम सुरक्षित नहीं हैं? और सवाल कई है। मध्य प्रदेश की पुलिस शिलांग जाकर अगर तफ्तीश करती है तो क्या उसे पूरी आज़ादी रहेगी? क्या वो एक पैरेलल इंक्वायरी कर सकती है? कई सवाल है, लेकिन पहले हम देखेंगे ये रिपोर्ट और फिर चलेंगे डिबेट की। इंदौर में शिलांग घूमने गए नवविवाहित जोड़े की ये यात्रा अब एक सवाल बन गई है। पति राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद सवाल ये है कि क्या सोनम अब भी जिंदा है, और अगर है तो वो कहां है? राजा अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने उसकी लाश बरामद कर ली है, लेकिन सोनम अब भी लापता है। सोनम की कोई खबर नहीं है, कोई सुराग नहीं है। अब सोनम की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बेटी को खोजने की गुहार लगाई है। साथ ही लगातार सीबीआई जांच की मांग भी दोनों के परिजन कर रहे हैं। मोदी जी से और अमित शाह से, दोनों से है कि आप ही दोनों ही कुछ कर सकते हो, जो बाकी हो जाएगा ये सब। जब आप इतना बड़े बड़े काम कर देते, पाकिस्तान से लड़ लेते और अपना काम कर लेते, तो फिर अपना बेटी को लाने के लिए तैयार क्यों नहीं है मोदी जी? क्या मांग कर रही हैं? अभी सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की मैं साजिश से अमित शाह जी से और मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, दोनों से बोल रहा हूँ। सीबीआई 2 दिन के अंदर वहाँ सीबीआई पहुँचा दो, और 2 दिन के अंदर वहाँ सीबीआई अगर नहीं गई तो मेरी बच्ची को भी खतरा है, और आज भी पता नहीं कि बच्ची किस हाल में है। सोनम गायब है और अब उसके माता पिता सीधा देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। तो परिवार अब कानून के साथ ही आस्था का भी सहारा ले रहा है। सोनम की सलामती के लिए उल्टी तस्वीर टांगी गई है, टोने टोटके किए जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ चमत्कार की उम्मीद है। उस दिन देखा था, उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा वर्णन आया। हाँ बिल्कुल, है ना। और पूर्व दिशा की 3 दिन 3 घड़ी 3 घंटा, इतना तो निकल ही गया। अब तो आज 12-15 दिन हो गए, तो विलंब की कार्य सिद्धि योग। पूर्व दिशा की ओर गया, ये भी स्पष्ट हो गया, यहाँ से आसाम कामाख्या जो भी है पूर्व दिशा में ही है। अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है? यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ? आखिरी सीसीटीवी, आखिरी झलक, लेकिन इसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। मामला अब 2 राज्यों की पुलिस के बीच उलझा है। मेघालय और मध्य प्रदेश की टीमें अलग अलग काम कर रही हैं, मगर कोई एक दिशा नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लूटपाट जैसे कई सवाल अब भी फिजा में तैर रहे हैं। इधर कैलाश विजयवर्गीय ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। हमें इसमें ऐसा लगेगा सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की जांच, इस जांच के लिए भेजेंगे। हाँ, बात हुई हमारी, गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है, आसाम से भी एक टीम लगी हुई है। राजा और सोनम के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ये सवाल है भारत की जांच प्रणाली पर। क्या हमें एफबीआई जैसी एकीकृत जांच एजेंसी की जरूरत नहीं है? क्योंकि जब राज्य दर राज्य पुलिस बदलती है तो पीड़ितों की उम्मीद बिखरती है। अब सवाल सिर्फ सोनम को ढूंढने का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो परिवारों को सिस्टम पर होना चाहिए।
लेकिन जब कानून के फेर में उलझे सवालों के जवाब मिलते ही नहीं तो उम्मीद भी कभी कभी FBI जैसी एजेंसी को ढूंढते ढूंढते थक जाती है। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए 2008 में NIA की स्थापना की गई और ये एक फेडरल स्ट्रक्चर, जिस तरह से अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम FBI कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ 2008 में इसका गठन हुआ NIA का, आतंकवाद के लिए है स्पेशली, कि इसे किसी भी राज्य में आतंकवाद से जुड़ी घटना की जांच के लिए राज्य की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। जैसे CBI जांच की मांग हो रही है, तो जब तक मेघालय की सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी और इस तरह की चिट्ठी CBI को केंद्र सरकार के मार्फत नहीं भेजेगी और CBI भी इसको स्वीकार करेगी, तब तक ये मसला अटका रहेगा। लेकिन अगर एक फेडरल ब्यूरो पुलिस जैसा स्ट्रक्चर भी हो, जैसा NIA का स्ट्रक्चर है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस को संबंधित जहां का ये मसला है इंदौर का, वहां की पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स मेघालय जाकर, शिलोंग जाकर एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर सकते और उन्हें मेघालय की पुलिस, वहाँ की राज्य की पुलिस और वहाँ शिलोंग के जो संबंधित ऑफिसर्स हैं उनका भी सहयोग मिलता। क्योंकि अक्सर मसले जब एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में किसी आपराधिक वारदात का शिकार होता है तो ये मसला बहुत झूलता है। यहाँ की पुलिस वहाँ की पुलिस के इनपुट्स पर डिपेंड करती है और जाहिर तौर पर चूंकि मसला एक दूसरे राज्य का होता है तो कई बार ये आरोप भी लगता है कि उस राज्य की पुलिस बहुत रुचि नहीं ले रही है। आप उत्तराखंड गए, ईश्वर न करे एक दुर्घटना घट गई, गाड़ी खाई में गिर गई, तो ये आरोप अक्सर लगता है कि वहाँ अभिरुचि नहीं ली गई। इसका कोई मैकेनिज्म अब सोचने की ज़रूरत है। 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी का ये देश है और आप कल्पना कर सकते हैं उस परिवार की, जिस परिवार का युवा और एक युवा बेटी, दूल्हा और दुल्हन अच्छे भले हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने परिवारों से ये कहते हुए जल्दी लौटेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। उनमें से एक अब इस दुनिया में नहीं है और एक का पता नहीं। पहले बंसल न्यूज़ के सवाल देखिए, क्या सोनम अब भी जीवित हैं या फिर ये ईश्वर न करे डबल मर्डर की मिस्ट्री है? 2 राज्यों से जुड़े मसले पर परिवारजनों की मांग के बाद भी CBI जांच क्यों नहीं? क्या भारत को FBI जैसी पुलिसिंग की एक राष्ट्रीय एजेंसी की ज़रूरत है या इसका स्वरूप किसी भी तरह से हम तय कर सकते हैं, लेकिन ये होना क्या बहुत ज़रूरी है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं हेमेंद्र सिंह जादौन, जो चेयरमैन ऑफ TAAI हैं। ये टूरिस्ट ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसके पदाधिकारी हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर रवि अतरोलिया जी हैं, रिटायर्ड DSP हैं, उनसे हम बात करेंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ इंदौर के पीयूष पारे हमारे साथ हैं। पीयूष, आपका भी मैं वेलकम करता हूं। पीयूष, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, पीड़ा है। आप और हमारे साथी अखिलेश इंदौर से लगातार दर्द की ये तस्वीरें, मन को छू जाने वाली और पीड़ा से भर देने वाली इन तस्वीरों को, उन दोनों परिवारों की तकलीफ़ों को हम तक पहुंचा रहे हैं। अब जैसा होता है कि जब नाउम्मीदी बढ़ती है तो चमत्कार की तरफ व्यक्ति बढ़ता है, अब ये परिवार ज्योतिष और तंत्र मंत्र की तरफ भी जा रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? और जो इंदौर पुलिस के पास शिलोंग पुलिस से इनपुट्स हैं, क्या स्थितियां हैं? जी देखिए, बिल्कुल शरद जी, अगर बात करें तो इंदौर के रघुवंशी परिवार ने अपना बेटा तो खो दिया है, लेकिन अब उनकी उम्मीदें हैं कि जो उनकी बहू है सोनम, वो सकुशल लौट आए, क्योंकि उसके बारे में ना तो अब तक कोई अपडेट मिला है और ना शिलोंग पुलिस से कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर मन को शांति मिले। लगातार जो परिजन है उनके बयान भी हम लोग बता रहे हैं किस तरीके से जो माँ है वो कह रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में ना सिर्फ
गृह मंत्री अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील करते हुए नजर आ रही हैं। अपडेट की बात करें तो जो सोनम का भाई है गोविंद, वो लगातार शिलांग में डटा हुआ है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे केस के दौरान हमने देखी है, तो सोनम के भाई का कहना है कि सर्चिंग ऑपरेशन के साथ साथ में ये चीज भी पता लगाया जाए कि क्या सोनम का अपहरण हुआ है। इस दिशा में अब तक उतने ठोस कदम नहीं बढ़ाए गए। अब तक जो ऑपरेशन चल रहा है वो सिर्फ सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जो ये पूरा घटना स्थल है वहां से महज 20 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की बॉर्डर है और जैसा वहां के अधिकारी और वहां के लोगों से हमारी भी चर्चा हुई है, तो वहां पर कोई तार फेंसिंग नहीं है बांग्लादेश की बॉर्डर से जुड़ी हुई, यानी कि कैसे भी घुसपैठी वहां से आ सकते हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी वहां पर हो चुकी है, पहले भी वहां से कपल्स गायब हुए हैं। तो क्या उनका अपहरण हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये एंगल है, इसको लेकर भी लगातार सवाल परिजन उठा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण पहलू जो शरद जी आपने शुरुआत में कहा कि सर्चिंग ऑपरेशन पर हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान ही राजा रघुवंशी का शव मिला है और हत्या की भी पुष्टि हुई है। लेकिन जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें कहीं न कहीं मेघालय पुलिस का सुस्त रवैया सामने आया है। जो काम पहले दूसरे दिन करना चाहिए, यानी सीसीटीवी फुटेज आप होटल के 11 दिन बाद उपलब्ध करवा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दोनों की लोकेशंस को लेकर भी जिस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो भी कहीं न कहीं उतनी तेजी से हुई नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों से जिनसे उनका संपर्क हुआ था, उनसे सख्ती से पूछताछ करनी जानी चाहिए थी। वो भी कहीं न कहीं उसमें भी और ये भी ढील तब बरती गई है इस जब तरीके के इंदौर आरोप जैसा एक जागरूक नगर, महानगर, जिसके सांसद शंकर ललवानी पहुंचते हैं, शीघ्रता से खबर मिलते ही पहुंच जाते हैं मेघालय, शिलांग पहुंचते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने काउंटर पार्ट मेघालय के चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं, तब ये स्थितियां हैं। जी पीयूष। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, तब जाकर ये स्थितियां हैं। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन को लेकर बिल्कुल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मामले में अब भी कहीं न कहीं और तेजी यहां पर मेघालय पुलिस को, शिलांग पुलिस को बरतनी होगी, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर सोनम है कहां पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक छोटा कमेंट लूंगा मैं डॉक्टर रवि अतरौलिया जी का। डॉक्टर रवि अतरौलिया, जिस तरह हम बात कर रहे थे एनआईए का गठन हुआ, क्योंकि 2008 के पहले तक बड़ा कठिन हो जाता था, जबकि आतंकवाद की अनेक घटनाएं इस देश में 80 के दशक से लेकर 2000 और 2010 के बीच में कई बड़ी घटनाएं घटी हैं। लेकिन एनआईए के आने के बाद राज्यों की अनुमति का वो जो एक मसला था वो समाप्त हो गया, क्योंकि हमने एक फेडरल एजेंसी डेवलप कर ली। क्या इसी तरह पुलिसिंग की भी एक फेडरल एजेंसी डेवलप करने की ज़रूरत है? अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, समन्वय की चुनौतियां हैं, ऐसे में हम कैसे पार पाएं इस चुनौती से? जी देखिए, जहां तक सवाल यह है कि जब स्टेट पुलिस जहां पे घटना घटित होती है, वहां की पुलिस अपने आप को सक्षम बताने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करती है। दीगर स्टेट की पुलिस को वो पैरेलल में वहां पर जांच करने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देती, जब तक कि जैसे इंदौर की बात करें, अगर इंदौर में मुकदमा कायम हुआ होता मिसिंग का कुछ तो बात थी, लेकिन सारा घटना स्थल शिलांग का है, तो वहां की पुलिस अपने आप को नकारा नहीं बताएगी और इसलिए वो कहते कि हम सक्षम हैं और आसानी से वो सीबीआई को भी मामला नहीं सौंपती है। ऐसी सूरतों में जब ऐसे कोई विशेष केस आते हैं, तब आपका ये सुझाव कि फेडरल एक संस्था बननी चाहिए कि जिसमें एक ऐसी एजेंसी काम करे जिसमें के चुने हुए बहुत अच्छे विवेचक हों, जो अपराध की जांच करने में समर्थ हों, और वो उनको अगर ये केस जाता है तो फिर उनके लिए बिल्कुल अपना जो एनआईए जो है उस तरह से इनको भी कोई भी रोकथाम नहीं हो किसी स्टेट में जाके काम करने की। इसकी आवश्यकता तो महसूस हो रही है, क्योंकि इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं, क्योंकि हर राज्य सोचते हैं ये भले ही वो उसमें लेटलाही बरत रहा हो किसी भी कारणों से, तो वो नहीं चाहेगा कि कोई दूसरे प्रदेश की पुलिस वहां पर आए या कोई दूसरी एजेंसी वहां पर उस मामले को देखते। वो तो जब ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तब जाके वो अलाउ करते हैं कि ठीक है साहब, सीबीआई जांच करवाने को हम तैयार हैं। तो ये आसान नहीं है, लेकिन आपका ये सुझाव काबिले तारीफ है और केंद्र सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, तभी बहुत अच्छा हमें परिणाम मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कि आप इसको लेकर एक सकारात्मक सोच के साथ सामने आए हैं। हेमेंद्र सिंह जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सर, क्या
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए क्या शिलांग जैसी जगह, क्या आपने भी इस तरह की बातें सुनी हैं कि वहाँ जो भी ट्रैवलर्स जाते हैं, जो यात्री जाते हैं, उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं? क्योंकि ये सूचनाएं आपके पास आती रही होंगी, आपका अपना इनपुट सिस्टम रहा होगा। पहले तो एक छोटी टिप्पणी इस पर आपकी। जी देखिए, जैसा आपने कहा इस तरह की घटनाएं, तो घटनाएं कहीं एक्सीडेंट की अगर बात करें तो वो कहीं भी हो सकती है टूरिस्ट के साथ, और होती है। बट शिलांग स्पेसिफिक जो इस तरह का मामला है वो हमारी नज़र में इससे पहले ऐसा कुछ आया नहीं है, ना इस तरह की कोई रिपोर्ट है। ये अभी ये भी जो है कि इट्स टू अर्ली टू से कि पूरा मामला क्या रहा है। बट टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट प्लेस शिलांग हमेशा से ही लोगों की जो टॉप लिस्ट में रहा है, और लोग वहाँ का जो नेचर है वो एंजॉय करने के लिए हमेशा से जाते रहे हैं। हेमंत जी, ये अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस पर जा रहा हूँ और मैंने एक जिम्मेदार ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग्स ली हैं, तो उस ट्रैवल एजेंसी की इसमें क्या भूमिका होती है? क्या वो मेरे वापसी तक मेरा पैकेज पूरा एंजॉय करने के बाद, एक पूरा समाप्त होने के बाद, मेरी इंदौर या भोपाल जहाँ की भी ट्रैवल एजेंसी मैंने ली है, वापसी तक ट्रैवल एजेंट्स की भूमिका होती है? जी बिल्कुल होती है। और यहाँ मैं आपको एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा कि ट्रैवल एजेंट आप अगर जब सबसे पहले आप जो चूज करते हैं वो एक रेपुटेड, एक सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंट को लें जिसको एक्सपीरियंस हो। और बिल्कुल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके घर से निकलने से घर आने तक आपकी यात्रा सुखद रहे, और वहां पर पूरा हम लोग टच में रहते हैं, और जो सारी सुविधाएं हैं उस पर हम पूरी नजर रखते हैं, और कंटिन्यूस हमारे सप्लायर होटल्स और उनसे भी हम लोग संपर्क रखते हैं, जिससे आपकी यात्रा बहुत सुखद रहे। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने ऐसे किसी सर्टिफाइड और महत्वपूर्ण जिसका अपना स्थान है, ऐसे ट्रैवल एजेंट से बुकिंग नहीं ली है, तो ये सारी सुविधाएं यात्री को नहीं मिलती हैं। इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? ईश्वर ना करे कोई हादसा हो जाए तो क्या आपकी तरफ से कुछ इंश्योरेंस की भी पात्रता रहती है? क्या आपकी उसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंश्योरेंस से जुड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। भले ही वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल टूर हो, अगर आप इंश्योरेंस, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी एक चीज होती है जो आपके बैगेज गुमने से लेकर किसी तरह की भी कोई अगर मिसहैपनिंग होती है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है, या और कोई भी अगर ऐसी चीज होती है जिसको कवर करती है, तो इंटरनेशनल टूर्स में तो लोग बिल्कुल लेके जाते हैं वो चीज, जिससे उनको किसी भी तरह की समस्या का अगर होती है तो उसका इंश्योर्ड रहे। डोमेस्टिक में भी अगर जैसे जो एडवेंचर प्लेसेस हैं या इस तरह की यात्राएं हैं, उन पे हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट देके वो अपनी यात्रा को इंश्योर्ड करें। जी, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात हमसे की। और अगर हम एक रेप्यूटेड ट्रैवल एजेंसी की मदद लेते हैं तो होटल से लेकर तमाम जगह कम्युनिकेशन का भी हमको एक मंच मिलता है, क्योंकि वो सब आपकी परिचय क्षेत्र के लोग होते हैं और वहाँ कोई असुविधा इस तरह की नहीं आती है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, आप रेप्यूटेड, सर्टिफाइड, और जैसा कि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसी तरह की एसोसिएशन से कोई अगर सर्टिफाइड मेंबर से अपनी सुविधाएं बुक करते हैं तो वो बिल्कुल अपना एक्सपर्टिज्म रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी तरह से वो सारी चीज चूज करेगा, आपको सजेस्ट करेगा, और डूज एंड डोंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या हमको एहतियात बरतने हैं, वो एक मेन चीज है। वो अगर प्रॉपर आपको गाइड किया जाता है तो इस तरह की घटनाएं नहीं आपको सामना करनी पड़ती। डॉक्टर रवि अत्रोलिया सर, आप हमसे एक दिन पहले भी जुड़े थे। अब इस घटना में आपको क्या दिखता है? क्योंकि एक एंगल ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, लेकिन जितना मैं जादौन साहब की बात से समझा हूँ कि वो एक ऐसा प्लेस नहीं अब तक उभर कर सामने आया है। वो एक बहुत कुदरती खूबसूरती वाली जगह है, शिलांग की बात करें, और कोई भी ऐसा स्टेट और कोई भी ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहाँ का प्रशासन और वहाँ की व्यवस्था कभी ये नहीं चाहेगी कि वहाँ पर्यटक असुरक्षित हों
या कोई टैबू इस तरह का जुड़े उनके साथ, कलंक जैसा कि यहाँ पर्यटक सुरक्षित नहीं है, नहीं तो वहाँ टूरिज्म पर सीधा असर पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई हुई हो सकती है या कुछ लोग टारगेट करके चल रहे थे कुछ? क्योंकि ये बात हुई है कि गाइड से झगड़ा हुआ, किसी कॉफ़ी वाले से भी झगड़ा हुआ। आपको किस तरह, अब तक आप बहुत दूर हैं हालांकि, लेकिन फिर भी अपने अनुभव के आधार पर आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। जी देखिए, इसमें मैं इस बात को बिल्कुल सहमत हो रहा हूं कि शिलांग पुलिस ने इस विवेचना में शिथिलता तो बरती है। पहले होटल में रुके, दूसरे होटल में शिफ्ट हुए, तो ये होटल के स्टाफ को सीसीटीवी उन्होंने चेक की, जैसा कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन में करते हैं अमूमन, कि अगर कोई शिकायत मिलती है कि साहब वहां एक बॉडी पड़ी हुई है, तो हम उस स्पॉट पर जाने के पहले अपने स्टाफ को एक जानकारी निकालने की बोलते हैं कि भाई ये मोबाइल नंबर है मृतकों के या उनके, तो इन नंबरों पर आप ट्रेस करें कि इनके सीढ़ियां निकाल के दिखाएं कहाँ कहाँ बातचीत की, कब की। दूसरा, जहां से वो मिसिंग हुए हैं वहां से लेके जहां लास्ट सीन देखा गया वहां तक के अगर किसी सीसीटीवी कैमरे की पकड़ है तो हम उसको इकट्ठा करने के लिए बोल के स्पॉट पे जाते हैं। ये तो हुआ। अब जैसे कि आज मैंने न्यूज में सुना कि उनकी जो स्कूटी जो थी, स्कूटी में जो जीपीएस लगा था वो 0 पे जहां बताया, मतलब कि गाड़ी वहां तक गई और वहां के बाद से फिर ये मिसिंग थे। अब जो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जहां पर राजा की बॉडी मिली है, वो अच्छी बात एक हमारे साथ ये रही कि बारिश होने के बाद भी 10 दिन बाद भी बॉडी डिकम्पोज हुई, और इतनी डिकम्पोज नहीं हुई कि उसका हड्डियों से मांस हट जाता। अगर वो हट गया होता तो फिर ये जो वहां उसकी जो टैटू मार्क था राजा लिखा हुआ, उसकी भी संभावना कम थी और सिर्फ एक नरकंकाल वहां पुलिस को मिलता, और फिर एक लंबी प्रक्रिया होती कि ये राजा का है या नहीं है, डीएनए के चक्कर में क्लियर होता। दूसरी बात, यहां पर मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि निश्चित इनको शिलांग से किसी ने फॉलो किया है। इनके जो रहन सहन है, जो पहनावा है, जो जेवर वगैरह थे, इन सब को देखकर किसी ने इनको फॉलो किया है। फॉलो करने के बाद मैं 2 संभावनाओं को महसूस करता हूं, शायद शिलांग पुलिस को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि जहां पर ये घटना घटी, जहां शव मिला है, अगर उस लड़की को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत अगर लड़की का किडनैप नहीं हुआ है, तो ये पक्की बात है कि उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ होगा। गैंग रेप के बाद जहां लड़के की बॉडी मिली है, उसके आसपास तो उस लड़की की बॉडी को उन्होंने नहीं फेंका होगा, काफी दूर जाके उन्होंने बॉडी को फेंका होगा ताकि दोनों बॉडियों का लिंक न जुड़ सके। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आज 15 दिन और होने को जा रहे हैं, बारिश भी हो रही होगी, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि वहां हमें खुदा ना खास्ता अगर लड़की के साथ कोई हादसा गुजरा होगा तो शायद हमें नरकंकाल ही मिलेगा। अब जहां तक सवाल अभी ये कहा गया पीयूष जी ने कि बांग्लादेश की बाउंड्री है और वगैरह वगैरह, तो ये संभावना मुझे कुछ कम दिखती है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है वो और वहां लोग जाते ही रहते हैं, तो इसके परसेंटेज कम है। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि शायद सोनम अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। ईश्वर करे कि मेरी इस धारणा को गलत साबित कर दे और हमारी बेटी सोनम सुरक्षित वापस हमें मिल जाए। बिल्कुल हम सबके मन की आवाज यही है, लेकिन बहुत तरह की आशंकाएं हैं और ये आशंकाओं के बादल तब तक उमड़ते घुमड़ते रहेंगे जब तक कि ये बेटी जो है मध्य प्रदेश की, इंदौर की सोनम, ये सकुशल नहीं मिलती है। वक्त के साथ ये उम्मीद क्षीण पड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत कम वक्त है मेरे पास। पीयूष, कंक्लूडिंग कमेंट, क्या सीबीआई इंक्वायरी के लिए कोई गंभीर पहल बात हो रही है? कैलाश जी की केंद्रीय गृह मंत्री से काफ़ी अच्छे उनकी संबंध है, अमित शाह जी से उनके सहयोगी रहे, पश्चिम बंगाल में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है उन्होंने। जी बिल्कुल शरद जी, अगर बात करें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, तो वे ऐसे राजनेता हैं जो पहले दिन से जब उनको इस बात की खबर लगी, वे लगातार परिजनों से 3 से 4 बार अपडेट लेते रहे हैं, लगातार परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की, और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को तेज गति मिली जब बातचीत पहुंची सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से। और अब सीबीआई जांच को लेकर भी जो इनिशिएटिव मध्य प्रदेश से किया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तो अपना खुद का उन्होंने लगातार, वे मेघालय सरकार से चर्चा में तो है ही, लेकिन इसके साथ में कैलाश जी भी लगातार संपर्क में है अमित शाह से कि इस मामले को लेकर
ठोस कदम आगे बढ़ाया जाए जिससे सीबीआई की बिल्कुल, एंट्री भी इस पूरे बिल्कुल। मामले में हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, और तीनों मेहमानों का, आप तीनों हमारे साथ जो जुड़े, बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन ये बहुत अहम मसला है। जिस तरह आधार ने हमारी ज़िंदगी बदली, नीलेकर्णी साहब ने आधार यूनिक आईडी हमको दिया, वैसे ही आज ज़रूरत इसकी भी है कि हमें कोई ऐसी चीज़ भी मिले जो गैजेट की शक्ल में हो। वो हमारे जूते में हो सकती है, हमारे कपड़ों में हो सकती है, जो दिखे ना। और ये सब कुछ बहुत सस्ते में हो सकता है, क्योंकि मोबाइल चोरी हो जाता है। जिस स्कूटी में जीपीएस है वो भी रुक जाती है, उसका जीपीएस रोक दिया जाता है या ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट से चलने वाला हमारे शरीर के किसी हिस्से में हो, जैसा हम फिल्म्स में देखते हैं, तो हमारी लोकेशन, और अगर वो ये रिकॉर्ड करने में भी सक्षम हो, जितना आज विज्ञान आगे बढ़ गया है, कि ऑडियो भी उसमें रिकॉर्ड हो कि हमारे साथ हुआ क्या, क्या कोई झगड़ा था, क्या कोई चीज़ें थी, इस पर भी ज़रूर विचार होना चाहिए। ख़ासतौर से वो लोग जो टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं, या जो बुजुर्ग हैं, या जो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं, इस पर भी सोचना होगा। लेकिन ईश्वर करे, राजा ज़रूर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेटी सोनम सुरक्षित अगर लौट आती है तो ये बहुत बड़ी एक नेमत होगी। और जो बातें हमने इसमें उठाई हैं, हमें लगता है कि सरकार को उन पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। एक बार और आप तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, और आगे देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम प्राइम मैट्रो। नमस्कार।